नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। 5 दिन बाद एक बार फिर देश भर में जबरदस्त छापेमारी शुरू हुई। पिछली बार 106 गिरफ्तारियां, इस बार 170 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई है। पीएफआई के ऊपर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और दूसरी संस्थाओं की एक साथ जो छापेमारी चल रही है वह बहुत लंबी तैयारी थी। दरअसल 12 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी की पटना सभा में उनकी हत्या की साजिश की तैयारी थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने उस वक्त योजना को नाकाम कर दिया था। प्रश्न यह खड़ा होता है कि आखिर जब सब कुछ 12 जुलाई को पता चल गया था, तब सितंबर के अंत में इतनी सारी छापेमारियां क्यों की जा रही है, तब ही क्यों नहीं कर लिया गया। दरअसल इसके लिए बहुत पहले बहुत बड़ी तैयारी की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रमुख अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल के जानकारी में जो कुछ भी अभी छापेमारी चल रही है वो तैयारी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ थी, तभी किसी को भागने नहीं मिला। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से आज जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें अकेले दिल्ली के शाहीन बाग से 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जामिया का पूरा इलाका यानी जामिया यूनिवर्सिटी, वहाँ 144 धारा लगा दी गई है। 2 महीने तक वहाँ कोई गैदरिंग नहीं कर पाएगा। गिरफ्तारी को लेकर सब कुछ इतना प्री प्लान था, इतना गुप्त था जितना नोटबंदी के समय हुआ। जैसी गोपनीयता नोटबंदी के समय बढ़ती गई, जैसी गोपनीयता सर्जिकल स्ट्राइक के लिए की गई, जैसी गोपनीयता धारा 370 के लिए रखी गई, सब कुछ चुपचाप और सब कुछ हो गया। पहले राउंड में जहां 106 गिरफ्तारियां हुई, तब 120 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी जो हवाला और दूसरे माध्यम से खाड़ी देशों से जुटाए गए थे। मौजूदा छापेमारी को आगे समझने से पहले हमें पीएफआई के बैकग्राउंड को समझना होगा। यूं तो जानकारी दी जाती है कि 2006 में इसका गठन हुआ था, लेकिन असल में 1977 में जब सिमी की रचना हुई थी, सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके साथ ही पीएफआई का भी गठन हो गया था। दरअसल सिमी के एक्सपोज होने के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन सिमी से जुड़े हुए वही पुराने लोग नाम बदलकर पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से काम करने लगे। 2 मई 2003 को केरल के कोझिकोड जिले के मराड बंदरगाह में 8 हिंदुओं की हत्या 60-70 मुसलमानों की भीड़ ने कर दी थी। तब बम भी चलाए गए थे और वहाँ से हत्यारे मुस्लिमों की भीड़ भागकर किसी मस्जिद में छुप गई थी। जब पुलिस वहाँ पहुँची तब वहाँ महिलाओं को ढाल बनाकर सामने रखा गया और पुलिस का कड़ा विरोध हुआ। वहाँ एकजुटता जो दिखी और जिस तरह से लोगों ने महिलाओं को सामने रखा, तभी समझ में आ गया था कि यह प्लानिंग बहुत गहरे से है। यही कारण है कि पहले जो छापेमारियां हुई वो अधिकांश दक्षिण भारत में हुई, खासकर केरल, तमिलनाडु जैसे दूसरे इलाके जहां पर पीएफआई मजबूती से पैर जमा रहा था। वहीं अब दूसरे राउंड में जो छापेमारी हुई है वह भी बेहद हैरान करने वाली है कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली और शाहीन बाग, तो आपने सुना ही होगा नाम, जो 2020 में बेहद चर्चित हुआ था। मैं खुद वहां गया था और मैंने देखा था कि किस तरह से वहां 200-400-500 की भीड़ थी और महिलाओं को किस तरह से आगे किया गया था। और उसका समर्थन करने वाले हमारे देश के कुछ राजनेता और राजनीतिक दल भी थे, जहां आज़ादी और टुकड़े टुकड़े के नारे लग रहे थे। कैसी आज़ादी और किसके टुकड़े, यह तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अभी जो तैयारी हुई है, अभी जो खुलासे और ढेर सारे होने वाले हैं, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। यदि अभी छापेमारी नहीं होती तब ये तैयारी कैसे थी, किस तरह से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पूरी गैंग काम कर रही थी, किस तरह से देश के करोड़ों मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के अलावा दलित और आदिवासियों को अपने साथ लाकर एक मजबूत वोट बैंक और 2047 तक भारत में कब्जे की इस प्लानिंग का मास्टर प्लान रच रही थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अभी जो छापेमारी हुई है, नई छापेमारी में जो सिलसिलेवार जानकारी आई है, वह भी आपको बेहद हैरान और परेशान कर देगी। दूसरे राउंड की छापेमारी में जहां महाराष्ट्र से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कर्नाटक के कोलार से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि आसाम से 25 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहले राउंड में जहां 9 राज्यों में पीएफआई के नेटवर्क को खंगाला गया था और पकड़े गए लोगों से पूछताछ हुई, तब पता चला कि इनका नेटवर्क 20 राज्यों तक फैल चुका है। उस गिरफ्तारी और छापेमारी के 5 दिन के बाद अभी जो दूसरे राउंड की छापेमारी हुई है, वहां
20 राज्यों में लगातार धरपकड़ शुरू हुई। इसके लिए उन 20 राज्यों के 100 शहरों को सर्विलांस में रखा गया था। उसके बाद पता चला कि खाड़ी देशों से बहुत मोटा चंदा मिलता रहा और इस चंदे से मिले हुए पैसे से ही भारत में चुपचाप जहर बोने का काम हो रहा था। 23 मई को ही छापेमारी में उत्तर प्रदेश एटीएस ने गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में छापेमारी का 16 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद से 12, मेरठ से 3, बुलंदशहर से 1 संदिग्ध को उठाया। एटीएस को इनपुट मिले कि ये सभी पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी एटीएस ने 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात भोपाल, उज्जैन, इंदौर समेत 8 जिलों में पीएफआई के सदस्यों के ठिकानों पर रेड मारी और जांच एजेंसियों को 22 संदिग्धों को हिरासत में लेना पड़ा। दरअसल एटीएस ने एमपी से जिन 22 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारी पहले पकड़े गए 4 आरोपियों की पूछताछ के बाद की है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को मिली ताजा जानकारी के अनुसार दरअसल पीएफआई का जहर देश के अधिकांश हिस्सों में फैल चुका है। करीब 23 राज्यों में इनके स्लीपर सेल मौजूद हैं। पीएफआई की उम्र जो 16 साल बताई गई, उन 16 सालों में जिस तरह से शाहीन बाग रचा गया, जिस तरह से अनेक व्हाट्सएप ग्रुप सोशल मीडिया में जो अभी काम कर रहे हैं, खासकर अगर मैं ऐसे राज्यों की बात करूं जहां दलित और आदिवासी आबादी पर्याप्त मात्रा में है, जैसे छत्तीसगढ़ के अनेक इलाकों में आदिवासियों को भड़काने की सफल कोशिश की गई कि वे हिंदू नहीं हैं, इन्हें हिंदू धर्म से अलग करके प्रस्तुत किया गया। उन्हें बताया गया भोले भाले आदिवासियों को भड़काने में पीएफआई का हाथ पाया गया। इसी तरह से मीम और भीम का आपने नारा सुना होगा कि किस तरह से दलित या अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को भी यहाँ अलग करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया के दौर में लोगों का ब्रेन वॉश करना आसान हो जाता है, वह भी तब जब भारी भरकम रकम खर्च की जाए। सैकड़ों करोड़ रुपए पीएफआई को खाड़ी देशों और दूसरे चंदे के माध्यम से होते हैं। हमारे आसपास पीएफआई के कई लोग अब भी मौजूद हैं जो हमें आसानी से पहचान में नहीं आते। वे बड़ी मीठी और भोली बात करते हैं, हमारे अपने ही लगते हैं, लेकिन जिस तरह से देश का गद्दारी कर रहे हैं, पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं, उन्हें आपको अपनी समझदारी से पहचानना होगा कि आखिर उनकी विचारधारा और मकसद क्या है। छापेमारी में जो दस्तावेज मिले हैं वे बताते हैं कि किस तरह से 2047 में देश की आजादी के 100 साल के अंदर भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। ये पूरा प्लान 4 लेयर में था। पकड़े गए दस्तावेज में यह भी लिखा था कि यदि 10% मुसलमान भी साथ दें तो कायरो को हम घुटनों पर ला देंगे। हमारे देश का विभाजन धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था और जात पात के नाम पर देश में लोगों को भड़काने का कुछ चक्र देश की आज़ादी के बाद से ही चला जाता रहा। राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए लोगों को लड़ाने का काम करते रहे। ऐसे में अब जब देश का विभाजन ही धर्म और मजहब के आधार पर हुआ था, वहाँ एक बात स्पष्ट थी कि भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र रहेगा। हालांकि हमारे संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा था, लेकिन हमारे संविधान के प्रेमबल में यानी पहले पन्ने पर ही भगवान राम की तस्वीर थी। उसके बाद 1976 में भारत को धर्मनिरपेक्ष जबरदस्ती बताया गया, जिस वक्त आपातकाल लगा था। ये राजनीतिक विश्लेषण कभी और हो सकता है, ये चर्चा लंबी हो सकती है, लेकिन यह समझने वाली बात यह है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने कुछ ऐसी देश विरोधी विचारधारा को पुष्पित और पल्लवित होने का मौका दिया जिससे भारत को नुकसान पहुंचता, भारत के कई टुकड़े हो जाते। मौका रहते पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठन पकड़े गए हैं, एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन ये अंतिम नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि कोई नाम बदल के नया संगठन ना तैयार हो जाए। अब भी ऐसे स्लीपर सेल मौजूद हैं। सिर्फ 170 या 106 लोगों की गिरफ्तारी ही पर्याप्त नहीं है। अभी आवश्यकता इस बात की है कि हम जागरूक बने और अपने आसपास छिपे पीएफआई जैसे तमाम गद्दार एजेंटों को ढूंढें जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं। चाइना और पाकिस्तान के अलावा खाड़ी देशों से जो मदद मिल रही है उससे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है, मैं चाहूँगा इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय रखें ताकि आपका और हमारा साथ मजबूती से बना रहे। आगे हम राष्ट्रहित में कुछ और अच्छी प्रस्तुति देते रहें। नमस्कार।